नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया वेक्टर। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और जैसा कि हमें पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है और वो वेक्टर लॉस को भी फॉलो करती है। करेक्ट। तो ऐसे ही हमारा एरिया भी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है और वो वेक्टर लॉस को भी फॉलो करती है। हम लोग ओपन सरफेस की कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक ओपन सरफेस है। सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक सरफेस है और ये सरफेस है, ओपन है, आप देख सकते हो। अब इसके लिए मुझे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास दो चॉइसेस है क्योंकि एरिया की जो डायरेक्शन लेंगे वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेंगे। तो आप ऊपर की तरफ भी ले सकते हो और नीचे की तरफ भी ले सकते हो। आपके पास दो चॉइसेस है यहाँ पर। आप ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो। सो हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो नीचे वाली डायरेक्शन, उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। करेक्ट। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है इसमें। अगर ऊपर वाली पॉजिटिव तो नीचे वाली नेगेटिव हो जाएगी। और अगर हमें लेंथ और विड्थ की, क्योंकि एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो अगर हमें लेंथ की डायरेक्शन पता है और विड्थ की डायरेक्शन पता है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो भी आपकी एरिया की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। करेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में लेंथ और विड्थ की डायरेक्शन डिफाइन है तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, देन यू विल गेट एरिया वेक्टर डायरेक्शन। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये हमें बताइए। आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हो। लेंथ की डायरेक्शन में फिंगर ओपन करोगे और विड्थ की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो जो थंब होगा वो आपको डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर दे देगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ओपन सरफेस के लिए हम कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और अगर लेंथ और विड्थ की डायरेक्शन है तो हम कैसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर फॉर द क्लोज सरफेस। अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसके लिए एरिया वेक्टर कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो फॉर अ क्लोज सरफेस द एरिया वेक्टर डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। करेक्ट। तो जैसे लेट सपोज मुझे यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। करेक्ट। यहाँ पर मुझे एरिया वेक्टर बनाना है इस स्फीयर में, तो एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो वो सेंटर से पास होते हुए जाएगा। तो ये है मेरा एरिया वेक्टर यहाँ पर। और ये आप देख रहे हो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है स्फीयर के केस में, तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा। करेक्ट। ऐसे ही आप अगर यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ पर भी एक बना सकते हो एरो, जो कि सेंटर से पास करेगा और रेडियली आउटवर्ड जाएगा। करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर इस पॉइंट पर। करेक्ट। तो ये हमेशा नॉर्मल से पास करता है, सरफेस है उसमें आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास में क्यूब है तो मुझे यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है सरफेस के लिए, इसकी डायरेक्शन ये होगी। करेक्ट। तो ये हमारा एरिया वेक्टर है। यहाँ पर ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यहाँ पर ये हो जाएगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एरिया वेक्टर हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट। So for a closed surface, the area vector direction is always normal to the surface and directed outward. So I hope आपको ये clear हुआ होगा। Now next हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। So what is the electric flux?
इट इज द मेजर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मल टू इट। तो कितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली किसी सरफेस से पास कर रही हैं, इस चीज का मेजरमेंट हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से करेंगे। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से नॉर्मली पास कर रही हैं, इस चीज का मेजरमेंट हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से करेंगे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती और वो किसी सरफेस से पास कर रही होती तो उसका मेजरमेंट हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स से करते हैं। करेक्ट। तो कितनी फील्ड लाइंस सरफेस से नॉर्मली पास करेंगे, इस चीज का मेजरमेंट हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से करेंगे यहाँ पर। तो एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देन हमें और क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट। अब इसमें एक सरफेस को रखते हैं, एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हो गई हमारी सरफेस, कुछ ऐसे रखी हुई है टिल्ट करके। और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। तो यहाँ पर मैं एक एरो ड्रॉ कर देता हूँ, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। करेक्ट। तो ये है हमारा एरिया वेक्टर। ठीक है। अब इसका एंगल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये जो एंगल है वो है थीटा। करेक्ट। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर। ऑलराइट। सो यहाँ पर जो फ्लक्स लिखेंगे हम लोग मैथमेटिकली, उसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और ये जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये जो थीटा एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है यहाँ पर। करेक्ट। अब अगर आप इसे थोड़ा सोच के देखो, जैसे मान लो कि ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। तो यहाँ पर कोई भी फील्ड लाइन्स अभी क्रॉस नहीं कर रही इस सरफेस को, तो इस केस में जो फ्लक्स होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम फ्लक्स कब बोलते हैं, जब कोई फील्ड लाइन सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करे। बट अभी तो ये क्रॉस नहीं करे, पैरेलली निकल जा रही है। सेम थिंग इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी हमें मिल जाएगी, क्योंकि जब पैरेलल गई फील्ड लाइंस तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। आप सोच के देखो, सरफेस को ऐसे रख दिया हमने और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो एरिया वेक्टर ये हो गया। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री आ गई। अब अगर मैथमेटिकली फाइंड आउट करें तो ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फ्लक्स आ गया 0। तो आप मैथमेटिकली फाइंड आउट कर लो या थ्योरेटिकली आप वैसे ही इमेजिन करके देख लो, तो भी आपको फ्लक्स पता चल जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला ई डॉट ए, डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर उसके बाद में थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। करेक्ट। और जो भी एंगल है वो आप यहाँ पर पुट करोगे, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। Let's see this question, everyone. A square surface of side L is placed in a uniform electric field E acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the square. The electric flux linked to the surface in units of volt meter is करेक्ट। सो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि फ्लक्स कितना होगा इससे पास होने वाला। सो अगर मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मुझे पता है फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डॉट ए। करेक्ट, ये मुझे फॉर्मूला पता है। और अगर डॉट हटाऊंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, एंड थीटा इज व्हाट, इट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल है, मतलब मान लो ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलली पास कर रही है, नॉर्मली नहीं कर रही। या फिर आप ये भी बोल सकते हो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। करेक्ट। तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तो एंगल कितना हो जाएगा बीच में 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो डेफिनेटली फ्लक्स कितना होगा हमारा 0 होगा।
करेक्ट। सो फ्लक्स होगा 0। सो करेक्ट आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन डी, 0 फ्लक्स होगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। Let's see next question. What is the net electric flux through a cylinder of length L and radius R as shown in the figure? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर को रखा गया है और हमें बताना है कितना फ्लक्स इस सिलेंडर से पास हो रहा होगा। सो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर करती हैं और यहाँ से एग्जिट करेंगी। करेक्ट, एक एंड से एड कर रही है, एंटर कर रही है, दूसरे एंड से एग्जिट करेंगी। तो जो नेट फ्लक्स हमारा होगा वो 0 होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर भी निकल रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये सिलेंडर नहीं होता, कुछ और भी होता और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा। करेक्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि पैरेलल लाइन से उसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कोई भी आप क्लोज ऑब्जेक्ट रख लो, आप कौन रख लेते, तब भी आंसर 0 ही आता। करेक्ट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कौन को रखोगे तब भी उससे जो नेट फ्लक्स पास होगा वो 0 होगा। आप एक स्क्वायर रख लेते तब भी आंसर 0 होता है ना। आप एक क्यूब रखते तब भी 0 होता। तो कोई भी आप क्लोज ऑब्जेक्ट रखते कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेट फ्लक्स आपको 0 ही मिलता है, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही दूसरे एंड से निकल भी जाएगा। करेक्ट, तो इसलिए हमें 0 ही मिलेगा। राइट, सो कभी भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप 0 टिक कर सकते हो। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरी होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा तो फ्लक्स वेरी करेगा, तो एंटर होने वाला फ्लक्स और एग्जिट होने वाला फ्लक्स उस केस में अलग हो सकता है। तो उस केस में 0 हो या ना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा जो भी फंक्शन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके थ्रू। Now let's see next question. If an electric field is given by 10I plus 3J plus 4K cap, then calculate the electric flux through the surface of area 10 unit lying in YZ plane. तो हमें फ्लक्स बताना है और जो हमारा एरिया वो YZ प्लेन में रखा हुआ है। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। करेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया जो कि YZ प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अगर आप देखोगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 10I प्लस 3J प्लस 4K कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है और आपका जो एरिया है वो है 10 यूनिट और YZ प्लेन में रखा है। तो जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगी वो इस डायरेक्शन में या इसके अपोजिट हो सकती है। दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आप टूवर्ड द राइट ले लो या टूवर्ड द लेफ्ट ले लो। हम टूवर्ड द राइट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो आई कैप। सो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। करेक्ट, अब मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए। करेक्ट, ई की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 10I प्लस 3J प्लस 4K कैप। डॉट करना है, ए लगाना है 10I कैप। अब आई को आई के साथ करेंगे तो आएगा 100 यूनिट। सो ये हो जाएगा आपका फ्लक्स 100 यूनिट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 100 यूनिट। करेक्ट, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे इसको सॉल्व करना है। Now we will discuss about the Gauss law. So what is the Gauss law, everyone? The law states that the total electric flux outward through the hypothetical closed surface known as Gaussian surface is equal to the net enclosed charge q in divided by permittivity of free space। और ये permittivity of free space को हमने एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। तो किसी भी क्लोज सरफेस से, जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, उसमें से जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट रेशियो के बराबर होगा। करेक्ट, तो इसको समझते हैं हम लोग।
लेट्स सपोज हमारे पास में कुछ इस टाइप की गॉसियन सरफेस है, आर्बिट्री से कुछ भी ले सकते हो आप, और उसके अंदर जो टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 और Q3 चार्ज यहाँ पर बाहर है। तो अब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। तो मैं गॉस लॉ अप्लाई करूंगा या फिर मुझे फाइंड आउट करना है फ्लक्स। तो गॉस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो और फ्लक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस हो जाएगा क्यू इन। तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इतना फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से पास हो रहा होगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो ये टोटल फ्लक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जब आप गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हो, आप क्यू इन लिख रहे हो Q1 माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम Q1 माइनस Q2 है, करेक्ट। हमने Q3 को नहीं लिया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस गॉस लॉ को अप्लाई करने के बाद में, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो Q3, Q1 और Q2 का नेट इफेक्ट होगा। किसी भी P पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो तो वो आपको नेट इफेक्ट देगा। ऐसा नहीं है कि जो अंदर वाले हैं बस उसी की वजह से मिलेगा, ये सभी की वजह से मिलेगा, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, वो सभी चार्जेस की वजह से आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा गॉस लॉ। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम जब गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रहे हैं, करेक्ट, इमेजिन कर रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इजीली कैलकुलेशन कर सकें। तो रैंडमली अगर हम कोई भी सरफेस अज्यूम कर लेंगे क्लोज सरफेस, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो सरफेस है, करेक्ट। ये प्लस क्यू चार्ज है, इस क्यूब के अंदर रखा हुआ है, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इस स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, करेक्ट। मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले क्यूब क्लोज सरफेस लेनी थी तो मैंने क्यूब ले लिया। सेकंड में मैंने स्फेरिकल ले लिया है, करेक्ट। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप पी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है पी पॉइंट, करेक्ट। तो मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट लिए। तो केस वन में मैंने क्यूब लिया, केस टू में मैंने स्फेयर लिया हुआ है। सो ये हो गया हमारा केस वन और ये हो गया केस टू। अब अगर मैं गॉस लॉ लिखूं तो मेरे पास गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है वो है ई डॉट डी एस क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो क्यू इन की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्यूब के अंदर जितना भी चार्ज है वो लिख लोगे आप, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, करेक्ट, तो आप यहाँ पर डॉट हटाओगे। आप गॉस लॉ से फ्लक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकते हो। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, तो इसको रिमूव करोगे तो ई डी एस कॉस थीटा होगा। और ये जो थीटा आपको दिख रहा है वो एंगल बिटवीन ई एंड डी एस होगा, करेक्ट। इन दोनों के बीच का एंगल होगा ये। तो इस पी पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट लो, इसका एरिया ds है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी आपकी, करेक्ट। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, ds की डायरेक्शन। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अब करेक्ट, क्योंकि हमें क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस करना है, इंटू कॉस थीटा भी करना है। तो इसका मतलब क्या है क्लोज इंटीग्रेशन का? क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है इस सरफेस के ऊपर जितने भी कंपोनेंट होंगे, छोटे छोटे एलिमेंट होंगे इस सरफेस के ऊपर, क्यूब के ऊपर, उन सभी का ऐड करना, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन मतलब सभी का ऐड करना, ठीक है। इंटीग्रेशन के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आप उसे बाहर ले सकते हो, बट यहाँ पर ई कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपोनेंट लोगे तो आप देख रहे हो डिस्टेंस बदल रही है ना। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर के क्यू तो ठीक है, बट आर चेंज हो रहा है हर एलिमेंट के लिए। तो अगर ये चेंज होगा तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं होगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आप बाहर नहीं ले सकते। फिर उसके बाद जो एंगल है वो भी वेरी करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, करेक्ट, और ये ds की डायरेक्शन हो गई।
तो यहाँ पर थीटा अलग है, यहाँ पर थीटा कुछ अलग होगा, करेक्ट। तो हर एलिमेंट के लिए जो ds और थीटा की वैल्यू वो अलग अलग होगी। यहाँ पर थीटा 1 है, यहाँ पर थीटा 2 हो गया, यहाँ पर थीटा 3 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है, E1 E2 E3 हो गया, करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा आप देख रहे हो, जब हमने रैंडमली यहाँ पर क्यूब ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो ये थीटा और ई बदल रहे हैं तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, दोनों वेरिएबल है, करेक्ट। इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो वेरिएबल है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसे सॉल्व करना। तो आप एक तरीका ये कर सकते हो कि इसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ कंपोनेंट ले लो, फिर सभी को इंडिविजुअली हर छोटे छोटे कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, पहले उस डिस्टेंस पर कितना है, फिर एंगल फाइंड आउट करो, करेक्ट। फिर ऐसे सभी कंपोनेंट का कैलकुलेट करके आप सबको ऐड करोगे, तब जाके आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका कांस्टेंट होता तो आप उसे बाहर रख सकते थे अकॉर्डिंग टू द रूल, करेक्ट। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हम उसे बाहर ले सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो हम उसे बाहर ले सकते थे। तो अगर मैंने केस 2 में स्फेरिकल सरफेस लिया तो उससे फायदा क्या होगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² होता है। तो आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो, सभी एलिमेंट के लिए जो डिस्टेंस होगी r वो सेम ही होगी, करेक्ट। स्फीयर में सभी के लिए r ही होगी, ये आपको समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। तो अगर डिस्टेंस r ही है सभी एलिमेंट के लिए, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि r सेम, k सेम, q सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सरफेस के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इंटीग्रेशन जब करना उसे बाहर ले जाओ, कांस्टेंट को तो बाहर ले सकते हैं ना, तो ई को आपने बाहर ले लिया। अब अंदर बच्चा आपके पास में ds cos थीटा। अगर आप देखो मैंने स्फेरिकल लिया, तो आप कोई भी कंपोनेंट उठा के देख लो, जो एंगल आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। जैसे मैंने p कंपोनेंट लिया है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और जो ds होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो दोनों पैरेलल जा रहे हैं, करेक्ट। ऐसे आप यहाँ पर देखो इस कंपोनेंट के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, फिर उसके बाद ये आपकी ds की डायरेक्शन हो गई, करेक्ट, ये ds की डायरेक्शन हो गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी जो एंगल है वो आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री होगी सभी कंपोनेंट्स के लिए, करेक्ट। तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास में 1 होती है। इट इज इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर जो ds है हमारा वो क्या है, अब थीटा तो सेम ही है, तो सभी एलिमेंट्स के लिए जो थीटा की वैल्यू 0 है, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो e ds q इन की वैल्यू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद ds, क्लोज इंटीग्रेशन ds का मतलब ये है जितने भी इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर एलिमेंट्स होंगे सभी को सम करना, सबको ऐड करना, करेक्ट। तो जब आप करोगे, ये स्फेयर है तो ये सरफेस एरिया के बराबर होगा स्फेयर के, और हमें पता है एक स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 4πr² q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है, इट इज q बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया, और ये हमें पहले से ही पता था इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे KQ/r² होता है, करेक्ट। और ये हमें गॉस लॉ से भी मिल गया, और हमने देखा कि यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। तो रैंडमली आप कोई भी सरफेस नहीं कर सकते हो, करोगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, करेक्ट। तो हमें किन किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए गॉसियन सरफेस जब हम अज्यूम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, इस तरीके से हमें गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कांस्टेंट हो। अगर ये सारे पॉइंट्स हो रहे हैं, है ना, या तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो अगर इस तरीके से आप गॉसियन सरफेस लोगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसलिए जब हम जैसे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप लेंगे, करेक्ट। एक सीट की वजह से करेंगे तब भी सिलेंड्रिकल लेंगे। तो हमने जो पहले से ही डिसाइड कर रखे हैं कि किस शेप के लिए कौन सी सरफेस लेनी चाहिए, करेक्ट। क्योंकि अगर हम उस सरफेस को ही लेंगे
गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकली लेंगे वायर के लिए तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी, करेक्ट। तो ये जब हम आगे एप्लीकेशन देखेंगे गॉस लॉ की तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, हम एक सिलेंडर के अंदर बार करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक स्फीयर के, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर बार करेंगे, करेक्ट। तो काफ़ी केसेस हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन में, सो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी वहाँ पर। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि हमें गॉसियन सरफेस कैसे लेनी चाहिए, किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। Now let's see this question everyone. A sphere encloses an electric dipole with charges plus minus 3 into 10 raised to minus 6 coulomb. What is the total electric flux across the sphere? हमें total electric flux find out करना है across the sphere, correct? So इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक हमारे पास में स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। तो एक हमारे पास स्फीयर है एंड देन उसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। सो यहाँ पर एक डाइपोल रख लेते हैं, करेक्ट। और डाइपोल पर जो चार्ज है वह प्लस माइनस 3 इंटू 10 टू माइनस 6, तो एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव। हमें टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इस स्फीयर से कितना पास हो रहा होगा। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी नो दैट द टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ पर नेट चार्ज देखें क्लोज सरफेस के अंदर तो वो जीरो होगा, करेक्ट, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो नेट चार्ज जीरो है, इसकी वजह से फ्लक्स भी जीरो होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग थ्री कॉन एंड कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस ड्यू टू द चार्जेस प्लेस एज शोन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में तीन फिगर है, हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है कौन से कितना पास हो रहा होगा। तो ये फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। तीनों फिगर में कौन तो सेम है, सॉलिड बॉडी तो सेम है यहाँ पर, करेक्ट, क्लोज बॉडी सेम है, बट यहाँ पर जो चार्जेस की पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट केसेस में अगर आप देखोगे ये यहाँ पर प्रेजेंट है, सेकंड में अगर आप देखोगे तो वो इसके अंदर प्रेजेंट है, और थर्ड में देखो तो बाहर प्रेजेंट है। हमें तीनों केसेस में फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस में कुछ ऐसा हो रहा है, लेट्स सपोज ये कौन है, हम लोग सामने से देख रहे हैं, तो जो चार्ज है वो आधा अंदर और आधा बाहर है, करेक्ट, आधा अंदर और आधा बाहर है। तो फ्लक्स इन फर्स्ट केस कितना होगा, चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, और सिर्फ आधा ही चार्ज एनक्लोज किया तो इट इज Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें फ्लक्स Φ1 हो जाएगा हमारा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट का आंसर होगा। अब सेकंड केस में देखते हैं, जो चार्ज है अंदर है तो पूरा चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर है, देन फ्लक्स कैन बी रिटन एज Φ2 इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। और अगर थर्ड केस में बात करें तो थर्ड केस में जो चार्ज है वो बाहर है कौन के, करेक्ट। तो एनक्लोज चार्ज जो क्लोज सरफेस है उसमें जीरो है, इसलिए जो फ्लक्स होगा वो भी हमारा जीरो होगा, क्योंकि कोई भी चार्ज क्लोज सरफेस ने एनक्लोज नहीं किया हुआ है इस वजह से। तो इस तरीके से हम तीनों केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। Let's see next question. A hollow cylinder has a charge Q inside it along its axis at O as shown. If phi is the electric flux associated with the curved surface B, then what will be the flux linked with the plane surface A? तो एक हमारे पास में यहाँ पर हॉलो सिलेंडर है, करेक्ट, उसके सेंटर में Q चार्ज रखा है, कर्व सरफेस के साथ में जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो फाई है। हमें प्लेन सरफेस ए से बताना है कितना फ्लक्स पास होगा। यहाँ पर ये जो प्लेन सरफेस हमें दिख रही है इसमें से बताना है कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, करेक्ट, ये काम हमें करना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फील्ड डायग्राम बनाते हैं, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस तरीके से लाइन पास हो रही है। सो फील्ड डायग्राम बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है।
अगर हम फील्ड डायग्राम बना रहे हैं तो आप देख सकते हो जो फ्लक्स पास हो रहा है ए और सी से वो इक्वल होगा, करेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, तो फ्लक्स भी सेम होगा, मतलब फाई ए एंड फाई सी दोनों इक्वल होंगे, करेक्ट। हमें कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो नेट फ्लक्स होगा उस नेट फ्लक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, करेक्ट, ये लिखा जा सकता है। सो फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। अब उसके बाद में आपको क्या करना है इसमें, अब यहां पर फाई ए एंड फाई सी इक्वल है, करेक्ट, और मुझे फाई ए फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूं, नेट फ्लक्स इक्वल टू 2 फाई ए प्लस फाई सी फाई बी कर लेता हूं, और फाई बी की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में, इट इज 5, और फाई ए हमें फाइंड आउट करना है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो नेट फ्लक्स होगा उसे हम लिख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, 2 फाई ए और फाई बी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 5। सो यहां से हमें फाई ए इक्वल टू कितना मिल रहा है, ये मिल जाएगा हमको यहाँ पर q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 एंड मल्टीप्लाई विथ 1/2। तो ये फाइनली हमें मिलने वाला है यहाँ पर। सो 1/2 q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। सो आई होप आपको क्लियर होगा, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। Now let's see next question. Find the electric flux through a front face BCFG of the cube due to the charge q placed at the one of the corner as shown. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें जो BCF जो फेस है उससे पास होने वाला फ्लक्स बताना है। चार्ज को एक क्यूब के कॉर्नर पर रखा हुआ है। जब आप चार्ज को क्यूब के कॉर्नर पर रखोगे तो उसका कितना पार्ट उसके अंदर होगा, तो उसका जो पार्ट अंदर होगा वो सिर्फ q/8 ही होगा, करेक्ट। तो q इन यहां पर q/8 होगा, ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि कॉर्नर पर जब रखेंगे तो सिर्फ इतना ही पार्ट अंदर होगा, बाकी का पूरा पार्ट बाहर होगा। तो q/8 पार्ट अंदर है, बाकी का पूरा पोर्शन बाहर है। तो जो नेट फ्लक्स अगर मैं लिखूं यहां से वो कितना होगा, तो अगर मैं q नेट लिखूं, अगर मैं नेट फ्लक्स लिखूं तो नेट फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जब q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा यहां से बाहर निकल रहा है। बट हमें क्वेश्चन में नेट फ्लक्स नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया कि BCFG फेस में से कितना निकलेगा, ये पूछा गया हमको, करेक्ट। तो इसमें से कितना निकलेगा ये हमें बताना है। तो अगर आप यहां पे ध्यान दो तो इस फेस में से हमें बताना है, करेक्ट। अभी कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, सो जब ये यहां पर रखा हुआ है और अगर मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं इसमें, तो फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी यहां पर देख लेते हैं। तो ये फील्ड लाइन है, करेक्ट। अगर आप ध्यान दो जो AHED है ना, एंड फिर HGFE एंड EFAH, ये सारी सारी लगी हुई सरफेसेस है, करेक्ट। AHGB AHED एंड HGFE, ये सारी की सारी इस चार्ज के साथ लगी हुई है। तो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो इन सरफेसेस में से जो फील्ड लाइंस है वो पैरेलल हैं सरफेस के, करेक्ट। तो इनमें से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा इन तीनों में से। मैं यहां पर लिख देता हूं, फ्लक्स पासिंग फ्रॉम AHGB इक्वल होगा फ्लक्स पासिंग फ्रॉम ADEH and then flux passing from HGFE। तो इन सभी तीनों सरफेसों में से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो जीरो होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि तीनों के तीनों सरफेसेस
लगी हुई है और फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस है, तो यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। तो बची है अब हमारे पास 3 सरफेसेस, करेक्ट। और ये जो 3 सरफेसेस हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, एंड देन उसके बाद में डी ई एफ सी, डी ई एफ सी, एंड देन उसके बाद में बी जी एफ सी, करेक्ट। ये 3 सरफेसेस है जो कि इसके सामने है और सारा का सारा फ्लक्स इन तीनों सरफेसेस में से पास होगा। हमें बताना है कि बी जी एफ सी में से कितना होगा, तो इन तीनों सरफेसेस में से जो फ्लक्स पास होगा वो इक्वल होगा, करेक्ट। तो इक्वल होगा तो जो भी टोटल फ्लक्स है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हमें फाइंड आउट करना था फ्लक्स पासिंग फ्रॉम बी जी एफ सी। तो ये जो टोटल फ्लक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स पास हो रहा होगा इस फेस में से, और उतना ही फ्लक्स ए बी सी डी में से ही पास होगा, डी ई एफ सी में से ही पास होगा, करेक्ट, उतना ही। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, और जब आप इमेजिन करोगे फील्ड लाइंस को तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका एक और तरीका ये भी है, अगर आप इसको करना चाहो तो आप इधर नीचे 4 क्यूब अज्यूम कर लो, ऊपर 4 अज्यूम कर लो, और ये बड़े क्यूब के फिर सेंटर में आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसे भी इमेजिन करके। बट अगर आप ऐसे करते हो जैसे मैंने बताया तो बहुत ईजिली हो जाएगा ये, करेक्ट। सो आई होप आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक स्क्वायर सरफेस है, करेक्ट, और उसकी साइड लेंथ है ए। ये जो स्क्वायर सरफेस आपको दिख रही है इसके सेंटर से अगर ऊपर की तरफ जाएं a/2 जितना हाइट पर, तो एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, करेक्ट। आपको बताना है कि ये जो स्क्वायर सरफेस है इससे जो फ्लक्स है वो कितना पास होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो कितना फ्लक्स पास होगा इस स्क्वायर सरफेस से, ये आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, लेट्स सी इट एवरीवन। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक क्यूब इमेजिन करते हैं, है ना, एक क्यूब बनाते हैं। तो साइड लेंथ ए है तो एक्सटेंड करते हैं हम लोग सभी डायरेक्शंस में ए जितना। तो हमें कुछ इस टाइप से एक क्यूब मिल रहा है, करेक्ट। कुछ ऐसा एक क्यूब मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अगर हम इस चार्ज को देखें तो ये जो चार्ज है इस क्यूब के सेंटर में आ गया, करेक्ट। तो हर फेस से टोटल 6 फेस होंगे, तो हर फेस से जो फ्लक्स पास होगा वो इक्वल होगा क्योंकि चार्ज सेंटर में, करेक्ट। तो 5/6 जितना फ्लक्स हर जगह से पास होगा। तो अगर मैं इस क्यूब से नेट फ्लक्स फाइंड आउट करूं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो उसे हम लिख सकते हैं नेट फ्लक्स passing from this closed surface equal to charge enclosed by the closed surface which is q divided by epsilon naught। ये टोटल फ्लक्स है जो कि सभी 6 सरफेस से पास कर रहा है। अब हमें एक से फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो एक से किसी से भी पास करेगा 5 नेट बाय 6, करेक्ट। टोटल 6 पार्ट में डिवाइड होगा तो एक फेज से कितना पास करेगा, डेफिनेटली 5 नेट बाय 6, करेक्ट। जो भी नेट है उसका 6 पार्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करेक्ट। अगर हम एक क्यूब को इमेजिन करें तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।
नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक हमारे पास टेबल है, करेक्ट, और टेबल के ऊपर हमने एक क्यू चार्ज को रखा हुआ है। हमें बताना है कि जो टेबल का सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, करेक्ट। इस क्यू चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास करेगा अगर एक चार्ज को टेबल की सरफेस पर रख दिया जाए और सेंटर में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए, तो हमें कुछ आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हमने कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ की। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें इजीली यहाँ से समझ में आ रहा है कि जब हम चार्ज को सरफेस के ऊपर रखते हैं तो हाफ फील्ड लाइंस ऊपर से पास कर रही हैं और हाफ फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर से पास कर रही है, करेक्ट। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा हाफ सरफेस के अंदर से चला जाएगा और हाफ ऊपर से चला जाएगा, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, करेक्ट। और हाफ फ्लक्स पास कर रहा है इसमें से, दैट्स वाई करेक्ट आंसर शुड बी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हाफ फील्ड लाइंस अंदर से पास करेंगे और हाफ फील्ड लाइंस ऊपर चली जाएंगी। तो हाफ फील्ड लाइंस अंदर से करेंगे मतलब हाफ फ्लक्स पास करेगा। टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, उसका हाफ Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, और अगर आप इमेजिन करोगे तो इजीली आप इसे सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।